मेरा स्किप हो गया मतलब मेरे से। थैंक यू बताने के लिए, किसने बताया है? नमन। And this is your credit score ranges. Poor is below 580. Fair is 580 to 669. Good is your 670 to 739. Very good in 740, between 740 to 799. And excellent जो exceptional में आ जाता है, that is your 800. ठीक है, तो ये क्रेडिट स्कोर जो रेटिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग बनती है? ठीक है, वो आपकी जो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ईएमआई वगैरह पर कोई चीज लेते हो, ठीक है, आप उसकी इंस्टॉल जो भी ईएमआई है वो कैसे आप प्रॉपरली पे करते हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है क्रेडिट असेसमेंट अप्रूवल में आपका जो क्रेडिट स्कोर बन जाता है। ठीक है, आपने कोई मोबाइल परचेज किया, ईएमआई आपकी उसकी मंथली जाती है 1 को, आप हर बार प्रॉपर टाइम पर उसकी ईएमआई फिल कर रही हो, डेट मीन्स की क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ डिले कर रहे हो, ठीक है, एक दो बार ही आपने थोड़ी लेट पेमेंट कर दी, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर कम कर देगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपके क्रेडिट स्कोर बन जाते हैं। कोलेटरल एंड गारंटीज होता है कि जब आप किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी रख के लोन प्रोवाइड करती है, तो बैंक ये टेक्निक यूज करती है आपकी। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर उसने, कई बार बैंक ऐसा होता है ना कि मतलब लोन प्रोवाइड करती है लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह पर, ठीक है, कोई एसेट ले लेती है आपकी, उस पे मतलब उस पे लोन प्रोवाइड करती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस ओनली, या उनको लॉस ना हो। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि क्रेडिट एक्सपोजर उसका चेक करते हैं वेरियस सेक्टर में, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं बैंक वाले, ठीक है, जोग्राफिक एंड मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि रिस्क कैसे कम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड पर्सन है, चेक करते हैं कि इसकी मतलब क्या डेजिग्नेशन है, क्या सैलरी है, सैलरी स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। ठीक है, क्या इसका घर है, अगर वो इसका खुद का है, क्या काम कर रहे हैं, सारी चीजें चेक भी करते हैं वो फिजिकली आके, जस्ट कि वो अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने रिस्क को कम करने के लिए ऐसी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं वो। क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, उसका क्रेडिट एक्सपोजर चेक करते रहते हैं आफ्टर अ 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जो भी उनका एक साइकिल पीरियड बना होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ठीक है, क्या वो क्रेडिट क्वालिटी क्या आ रही है, ठीक है, उसको एड्रेस करते रहते हैं। प्रोविजनिंग एंड रिजर्व्स, बैंकिंग सेक्टर क्या करता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस और रिजर्व्स, रिजर्व होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ फंड्स आप साइड पे रख रहे हो। ठीक है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि प्रोविजन प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनको मे बी कुछ पर्सन अंडरस्टैंड सेम ही करते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन क्या होता है, जैसे बेसिकली पहले रिजर्व क्या होता है, अगर हम बैंक को जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट होता है ना, जितनी इनकम हो रही है उसमें से बैंक कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा साइड पे रख लेता है एज अ रिजर्व। ठीक है, उसको हम रिजर्व बोलते हैं, जो वो डेली बेसिस की इनकम में से कुछ मनी को साइड कर लेते हैं। जब वो मनी बहुत ज्यादा अमाउंट की हो जाती है, ठीक है, तो वो एक तरह की लार्ज अमाउंट बन जाती है। दूसरी टाइम आ जाता है प्रोविजन, क्या होता है, जब कोई भी सेक्टर स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्ट करने के उसके इनिशियल स्टेज पे उसको एक फंड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई अपनी कंपनी ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे को उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल चाहिए होगी। देन वो सारी की सारी कैपिटल ही नहीं मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, उसमें से कुछ ऐसी प्रोविजन मैं अमाउंट एज ए प्रोविजन साइड पे रखूंगी कि जो मेरे को
इन केस अगर कोई चीज आती है फंड से रिलेटेड, कोई चैलेंज, कोई इशू आता है, तो मैं उसको उससे सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो बैंक भी अपनी प्रोविजंस और रिजर्व्स को मेंटेन करता है, जस्ट कि वो अपना जो भी उनको लॉसेस होते हैं, क्रेडिट लॉसेस होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। कौन कौन से टूल यूज कर सकता है? क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ आता है जो हर बैंक में होता है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स में आप जाते हो, ठीक है, तो आपके पहले लोन चल रहे होते हैं, मतलब आपने लिए होते हैं, तो देन आप दूसरी बार तो वो कहते हैं कि आपका हमने क्रेडिट स्कोर चेक किया है। उनके पास सिस्टम पे आ जाता है कि ये बंदे ने लास्ट प्रीवियस कितने लोन ले चुका है, क्या इसका स्कोर है, कितने इसका डिफॉल्ट कितना है, वो सारी चीजें तो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम के थ्रू वो इवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, उनके पास ये टूल्स होते हैं, ये सिस्टम होता है उनके पास। क्रेडिट रिस्क मॉडल उनके पास एक होता है, ठीक है, जिससे प्रोबेबिलिटी कितनी है कि डिफॉल्ट हो सकता है, अगर लॉस होगा पहले से कैलकुलेट कर लो कितने का होगा, एंड एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट टू क्वांटिफाई क्रेडिट रिस्क, सारी चीजें उसके थ्रू पता चल जाती हैं। ठीक है, अगर उसमें आप बंदे की सिचुएशन, बैकग्राउंड वगैरह या जो क्रेडिट स्कोर, जो भी चीजें आप उनकी डालोगे, तो देन ऑटोमेटिकली वो मॉडल आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दे देगा। लोन कन्वीनियंस क्या होता है कि कुछ ऐसे टर्म्स, लोन्स एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो बैंक यूज करता है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ अग्रीमेंट उनसे ले लिया, या कुछ उनकी एसिड वगैरह के ले लिए डॉक्यूमेंट्स, जो वो एज अ लोन को सिक्योर करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अनदर इज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं बैंक्स को? पहली बात तो मार्केट रिस्क क्या होता है कि मार्केट रिस्क होता है कि किसी भी तरीके का लॉस आ जाता है, ठीक है, ऑफ एंड ऑफ बैलेंस शीट में। अगर मार्केट के प्राइस चेंज होते हैं, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट, इक्विटी का, कमोडिटी का, किसी भी और तरीके का, अगर लोन रेपो रेट्स वगैरह चेंज होते हैं, ठीक है, तो लोन, जो गोल्ड लोन वगैरह के रेट्स चेंज होते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली मार्केट में रिस्क जनरेट हो जाता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे पहले डिपॉजिट पर, ठीक है, या फिर किसी भी एसेट लायबिलिटी पे हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी, अगर कोई फॉरेन से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज हो जाए, कोई भी रेट्स वगैरह। इक्विटी प्राइस भी अगर चेंज हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे जाती है, उससे भी बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक भी हैं जो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनके भी शेयर ऊपर नीचे जाते हैं, तो उनको भी रिस्क होता है। कौन कौन सी ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक्स है बैंकिंग सेक्टर जो यूज कर सकता है? फर्स्ट इज वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हम पहले से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक स्टैटिस्टिक का मेथड है, ठीक है, जिसमें आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो कि आपको कितना लॉस जनरेट होगा, एक ट्रेंड काइंड ऑफ बना लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपको पेमेंट मिलती है तो एक ऐसे करके ट्रेंड बन जाता है आपका। ठीक है, तो आप कर लेते हो कि एक पॉइंट पे आपको कितना होगा, दूसरे पॉइंट पे कितना होगा, तो वो सारी वैल्यू एट रिस्क पे, उनकी एसेट के बेसिस पे, उनके पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए लोन है, वो सारी चीजें पहले से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। वैल्यू एट रिस्क के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल मेथड्स होते हैं, कुछ जैसे कॉन्फिडेंस लेवल, टाइम हॉरिजन। टाइम हॉराइजन में क्या होता है, टाइम पीरियड देखते हैं कितने टाइम के लिए आपने लिया हुआ है, आपको कितने टाइम बाद मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अगर मार्केट में शेयर लगाए हुए हैं, ठीक है। पैरामीटर्स मेथड होते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स मेथड में बेसिकली क्या होता है
आप वेरिएंस चेक करते हो कि अगर आपके शेयर मार्केट में कितनी ज्यादा रिटेनमेंट आ रही है और कितना अप और डाउन चल रहा है, पैरामीटर्स चेक करते रहते हो। तो ये वैल्यू एट रिस्क टेक्निक होती है। ओके। तो अनदर वन इज योर स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है कि मार्केट में एक एक्सट्रीम स्ट्रेस की सिचुएशन भी आ जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग रेशो में हम देखते हैं कितने लेवल की क्या इतना इतनी डेप्थ में जाके स्टडी करने वाली सिचुएशन है, ठीक है। बैंक का पोर्टफोलियो या कैपिटल पे उससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, वो सारी चीजें कैलकुलेट करना, ठीक है। कि बैंक कैसे इससे निकल सकता है, मार्केट कौन सी एडवर्स मार्केट कंडीशन हो सकती है। बैंक्स पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि मार्केट में ये चीजें होगी तो हम ये पॉलिसी कर लेंगे, हमारे पास इतने रिजर्व है, इतने फंड्स पड़े हुए हैं, तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। हैजिंग एक ऐसी टेक्निक है जो स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, जो सेक्टर ऐसे हैं बैंकिंग सेक्टर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। अपने आईपीओ जनरेट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप जो ऐसे डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट्स के हैं, वो हैजिंग एक टेक्निक है जो रिस्क कंट्रोल करती है। तो उसके थ्रू वो अपना मार्केट रिस्क सही कर सकते हैं, लिमिट सेटिंग कर सकते हैं कि वो ट्रेडिंग की सेटिंग कर दे, कि वो ट्रेडिंग अगर उनके जो फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे उनका अगर उन्होंने कोई भी आईपीओ इशू किया तो कितना लोग उसको परचेज कर रहे हैं, उसका जो प्राइस है वो एक लिमिट तक जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वैसे स्टॉक मार्केट पे एक आपका अलग सेशन होगा, लेकिन ना स्टॉक मार्केट में आपने ट्रेंड्स देखे होंगे ना सबने, तो उसमें क्या होता है कि हर एक शेयर का ना जो भी है एक लिमिट, उसका जो पीक लेवल होता है और लोअर लेवल वो डिसाइड किया होता है पहले से, ठीक है। वो अगर कोई शेयर गिरता है तो उससे इस लिमिट के नीचे नहीं जा सकता, और अगर बढ़ेगा तो इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे ही हर कोई कंपनी, चाहे वो कौन सी भी है शेयर मार्केट में, अपनी लिमिट सेटिंग कर लेती है। लिमिट सेटिंग मार्केट शेयर रिस्क को कंट्रोल करने की टेक्निक है। डाइवर्सिफिकेशन सेम, वो डिफरेंट एसेट्स और मार्केट डिफरेंट एसेट्स या और किसी भी इन्वेस्टमेंट रेदर देन स्टॉक, ठीक है, किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट रिस्क मॉडल एक ऐसा टूल है जिसमें आप वैल्यू एट रिस्क या सारी ऐसी टेक्निक यूज करके अपना रिस्क देख सकते हो कितनी सेंसिटिविटी है और क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में मॉनिटर मेजर करते रहो कि आप क्या ट्रेडिंग आपका चल रहा है। एंड आफ्टर दैट इज योर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क की जो आप वर्किंग कर रहे हो वहां पे कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं आपको। इन एडुकेट फेलर, इंटरनल प्रोसेस जो आपके होते हैं ना, आपके पर्सन अंदर कोई आपको ऑपरेशन क्या क्या गड़बड़ी दे सकते हैं। इंटरनल फ्रॉड्स हो सकते हैं, किसकी वजह से, एम्प्लॉयज की वजह से, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रॉड्स हो सकते हैं, वो भी एक्सटर्नल पार्टी जब इन्वॉल्व हो विद इंटरनल पार्टी के मर्जी से, ठीक है। बहुत सारे स्कैम्स तो ऐसे ही होते हैं ना बैंक्स में। एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, किसी भी तरीके का लॉस होता है किसी भी बैंक में, एम्प्लॉय रिलेशन नहीं अच्छे, डाइवर्सिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन, वर्क प्लेस सेफ्टी, तो ये सारे ऑपरेशनल रिस्क हैं। क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, अगर किसी भी फॉर एग्जांपल प्रोफेशनलिज्म ऑब्लिगेशन लगती है, ठीक है। किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ अगर कोई कमर्शियल बैंक डील कर रहा है, देन वहां पे अगर वो किसी वो कॉर्पोरेट को लॉस हो जाए, ठीक है, तो क्लाइंट के साथ कैसे चेंज हो जाती हैं चीजें। एक एग्जांपल देती हूँ। तो एक केस हुआ था, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं बता सकती, प्राइवेट बैंक था, ठीक है। तो वो सिटी मेरे यहाँ पे पास में ही है, वहां पे एक बैंक के साथ एक ऐसा केस हुआ था कि वो ना प्राइवेट बैंक ही था, लेकिन वो बैंक के ना
बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट थे, बिजनेस पार्टनर्स जो उनके साथ डील करते थे, जो अपना टोटली कैश वगैरह या लोन वगैरह उसी बैंक से डील करते थे। तो होता क्या था कि एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से कैसे बैंक को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा। ठीक है, बाद में चलो उस एम्प्लॉय को भी उस चीज की पनिशमेंट मिली, ठीक है, उसको भी डेबिट नोट कटा, लेकिन केस क्या हुआ था कि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, उसके बिजनेस जो भी मैनेजर था बैंक का, उसके साथ बड़े अच्छे उसके रिलेशन थे, अच्छा चल रहा था उसका। तो वो क्या करता था, हमेशा लोन्स वगैरह रेस करता था, बैंक से लेता था। तो बैंक क्या करती थी, जैसे शुरू में उसने डिपॉजिट करवाया होगा अपना फंड बैंक में, तो उसके बाद जैसे कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस अकाउंट ओपन किया होता है, तो उनको उनकी लिमिट ज्यादा होती है विड्रॉ करने की। तो वो ह्यूज अमाउंट जो है विड्रॉ करता रहा, इतने उसके फंड्स नहीं थे, लेकिन वो विड्रॉ करता रहा। ठीक है, वो क्या करता था कि जैसे उसने अपने किसी सर्वेंट को भेज देना था, सर्वेंट अपने सर्वेंट को भेज देता था, और एक दो बार तो चलो वो चेक वगैरह दे के उसने भेजा, ठीक है, अपने साइन वगैरह करके प्रॉपर फॉर्मेलिटीज करता था जो भी लोन की होती थी। लेकिन ऐसा चलता रहा काफी टाइम से। तो एक मतलब फिर एक टाइम पे ऐसा होने लग गया कि वो किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा था, साइन वगैरह नहीं करता था, विदाउट साइन ही डॉक्यूमेंट दे देता था, और वो मनी विड्रॉ करके उसका जो सर्वेंट था वो मनी विड्रॉ करके उसके बिहाफ पे ले जाता था। तो ऐसे काफी टाइम चलता रहा। तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया कि अराउंड 20 to 30 लाख तक ऐसे विड्रॉ करवा लिया बैंक से। ठीक है, क्योंकि बैंक के ऊपर सबसे पहले तो ये चीज है कि एम्प्लॉयर की गलती है, जो उसको विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और साइन फॉर्मेलिटी कंप्लीट किए बिना ही अलो कर रहा है इतने अमाउंट की विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, दूसरी गलती ये है कि एक बैंकिंग में क्या हो जाता है कि इतना ट्रस्ट बन चुका था, ठीक है, उस पर्सन पे, तो उसके अकॉर्डिंग कि हाँ ये पर्सन तो क्या ही गलत करेगा, इतना फंड तो पहले दे चुका है, ये भी दे ही देगा, तो ये चीज भी बंदा सोच लेता है, तो कर लेता है कि अगर मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशन है, हम इसको मना नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक केस हुआ था जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, वो जो बिजनेसमैन था वो तो चलो पकड़ा नहीं गया, चलो जैसे भी है, ठीक है, वो बंदा मतलब वो बंदा बाद में ये चीज के लिए माना ही नहीं कि मैंने इतना विड्रॉ करवाया। वो कह रहा है मेरे तो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन ही नहीं है, और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने 30 लाख रुपीज आपके बैंक से विड्रॉ करवाए, मैं तो एक बार भी नहीं आया, चाहे आप कैमरास चेक करवा दो। लेकिन क्योंकि वो अपने सर्वेंट को भेजा था, तो कैमरे में वही बंदा आया, और दूसरा बंदा कौन आया कैमरे में, जो एम्प्लॉयर था। तो दोनों को जितना लॉस हुआ बैंक की तरफ से, वो डेबिट नोट किसको कटा, वो सर्वेंट को और उस एम्प्लॉयर को पर्टिकुलर, और जॉब से भी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये केस हुआ था जहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क कैसे इंटरनल मैनेजमेंट में हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में। फिजिकल एसेट के साथ कोई भी डैमेज, डिसास्टर वगैरह किसी भी तरीके के आ गए, ठीक है, बिजनेस डिस्ट्रप्शन, सिस्टम फेलियर, मतलब अगर कोई बिजनेस की पॉलिसी में चेंज आ जाता है तो वहां पे कैसे रेट्स वगैरह पे चेंजेस आते हैं। एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, आपका प्रोसेस चेंज किया, आरबीआई की गाइडलाइंस चेंज हुई है, इंटरनल मैनेजमेंट में कैसे वर्क करना है, तो उसमें चीजें आ जाती हैं। कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम ऑडिट्स करवा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑडिट या एक्सटर्नल पार्टी ऑडिट्स। ऑडिट्स में क्या होता है, ऑडिट्स में बेसिकली वो यही चेक करते हैं कि आपकी वर्किंग प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, तो ऑडिट करवाना बहुत जरूरी होता है। वो आपका जो भी चीजें चल रही हैं डेटा एंट्री वगैरह में, सिस्टम में क्या लैग कर रहे हो कहाँ पे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। रिस्क एंड कंट्रोल, सेल्फ असेसमेंट, रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे बेटर करना है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए जिससे रिस्क कम हो। ठीक है, हर बंदे को हर एक पर्सन की रिपोर्टिंग क्लियर होनी चाहिए कि वो अपना काम प्रॉपरली और एक्यूरेसी के साथ करे। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होनी चाहिए पहले से ही। ठीक है, फंड्स वगैरह होने चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस पॉलिसी सारी कवर अप होनी चाहिए, जो भी क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, क्रिटिकल रिस्क होते हैं उसके लिए।
टूल्स कौन से यूज कर सकते हैं? ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टम आता है, सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली ये ट्रैक करता है कि क्या एक्चुअल में मनी कैसे, करेंसी कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, कितना कैश पहले से था, क्या मैनेज हो रहा है, ठीक है, जो मेरा स्टाफ है वो कितना कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। KRI होते हैं, की रिस्क इंडिकेटर, ठीक है, जिसमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो मैट्रिक्स से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन से लेवल पे काम हो रहा है। स्नैरियो एनालिसिस करना भी एक टेक्निक होती है। कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज करके मॉनिटर कर सकते हो हर चीज को। एंड द लास्ट वन रिस्क इज योर लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली क्या होता है कि जब बैंक की एबल नहीं है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, ठीक है, बैंक के पास इतना डिपॉजिट ही नहीं है कि वो किसी को लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, उसको उसके बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, उसने इतने ज्यादा पहले से डिपॉजिट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोन्स देके उसने बहुत सारा लॉस ले लिया, दैट मीन्स कि उस वो इतना कैपेबल ही नहीं है अभी इस टाइम। तो डेट इज लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है कि पैसे नहीं है, शॉर्ट टर्म फंडिंग जो रिक्वायरमेंट बैंक अपनी पूरी नहीं कर पा रहा, या मार्केट में उसको कोई ह्यूज लॉस हो रहा है। लिक्विडिटी गैप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, इसकी सबसे पहली मैनेजमेंट टेक्निक ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जो एक्चुअल में कितनी आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका बैलेंस, और एक्चुअल में कितना आपके पास कैश अवेलेबल है, वो मैच होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इन अ मंथ 1 CR लोन प्रोवाइड कर रहे हो, डेट मीन्स कि आपकी आपका जो फंडिंग टोटल पड़ा हुआ है उसमें आपकी 1 CR की रिडक्शन होनी चाहिए। तो ऐसे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कितनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या थी, वो उसकी पूरी एक रिपोर्ट होना चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। कैश फ्लो प्रोजेक्शन, कितना कैश जा रहा है कितना आ रहा है उसको मेंटेन करना। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होती हैं, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे बफर, होल्डिंग अ बफर ऑफ लिक्विड एसिड्स। लिक्विड एसिड्स मीन जो इजिली पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक के शेयर्स वगैरह है तो शेयर्स बेच के इजिली वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक की कोई और एसिड वगैरह है जैसे कोई रियल एस्टेट, तो उसको बेचने में टाइम लगेगा, ठीक है, वो इजिली कन्वर्टेबल नहीं है। डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंडिंग सोर्सेज जैसे डिपॉजिट, इंटरनल बैंक बोरिंग्स। इंटर बैंक बोरिंग्स क्या होता है? जब एक बैंक दूसरे बैंक से ही बोरो करता है, अगर लिक्विडिटी रिस्क आएंगे, ठीक है, तो तब बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है इतना कि वो बैंक चला सके, ठीक है, तो वो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेते हैं, जैसे RBI से लोन लेगा, ठीक है, रेपो रेट पे, तो वो अपने बैंक को बैलेंस करने के लिए या लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए चीजें होती हैं। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स जैसे स्टॉक ऑप्शन वगैरह, उनकी वो टेक्निक्स यूज करता है, वहां से फंड अरेंज अरेंज करता है। कंटिजेंसी फंडिंग प्लान्स होते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल कोई भी कंटिजेंसी हो जाती है तो वहां पे आप, लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाते हैं, बिल्कुल कैश खत्म हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो वहां पे कैसे वो मैनेज करेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम एक एक्टिविटी है, केस स्टडी है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली मैं तो सिर्फ आपको बताऊंगी, लेकिन आई वांट कि आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो बताओ, एंड एक डिस्कशन सेक्शन होगा ये पूरा। अभी तक किसी को कोई डाउट?
से यस और नो, एटलीस्ट मुझे क्लियर हो चीजें। So let's start your activity. That is basically a case study on demonetization and its impact on Indian banking system. अभी demonetization हुआ, हर एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम आज वो चीजें देखेंगे। एज ऑल वी नो कि नवंबर 8 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, जब ₹500 और 1000 के जो बैंक नोट्स थे वो बंद हो गए थे। ठीक है, जस्ट बिकॉज की ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा चेंज था ये। इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई इससे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट हो गई। ठीक है, ओवरऑल जो बिजनेस के ऑपरेशंस थे वो सारे बहुत इफेक्ट कर गए इसके साथ। बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोदी जी ने अनाउंस किया था कि ₹500,000 के नोट जो भी हैं वो इफेक्टिवली वो हम बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ब्लैक मनी एंड टैक्स एवेशन करने के लिए, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए एंड रिड्यूस कैश डिपेंडेंसी इन द इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन लेके आने का भी वो एक मेन था। ठीक है, और एलिमिनेट काउंटरफिट करेंसी, किसी भी तरीके की करेंसी में ज्यादा जो हार्ड चलती है मनी उसको बंद करने के लिए, एंड उसका जो साइकिल है वो स्मूथ करने के लिए लेके आए थे, उनके ऑब्जेक्टिव थे। नाउ व्हाट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय बैंक। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेगा अपने पॉइंट्स इस पर। मैम, इंक्रीज वर्कलोड। ओके, Ma'am, not having sufficient cash in hand at the time people come for exchanging the money with them. राइट। एंड आई वांट कि सब अपने अपने पॉइंट्स रखें। प्रॉब्लम टू रिटेन कस्टमर्स, वेरी गुड। लेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, यस। मैम, रिडक्शन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। ओके, लिमिटेड कैश एक्सचेंज रेट, यस। Ma'am, erosion of trust because the sudden and a drastic nature of demonetization led to an erosion of public trust in the banking sectors and government's handling of the economy. वेरी गुड। बट कोई इसके रिलेटेड ये पॉइंट बता सकते हैं क्या इससे गवर्नमेंट के एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव थे वो फुलफिल हुए हैं या नहीं, उसके गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट रहा ये चेंज या नहीं रहा। यस मैम, जो ब्लैक मनी के पर्पज से हुआ था तो मोस्टली वो रहा। दूसरा बैंक के जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट था वो भी बढ़ गया, बिकॉज लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करना स्टार्ट किया तो बैंक ने अपनी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी फंड इन्वेस्ट किए, जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फंडिंग भी बढ़ गई। यस, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें मतलब तब क्लियर हुई थी, और नॉर्मल लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था उससे, लेकिन जिन जो एक हाई इनकम लेवल वाले पर्सन थे जो ज्यादा कैश कैरी करते थे या रखते थे,
लॉकर वगैरह ऐसी चीजों में, तो उनको बड़ा इम्पेक्ट पड़ा। तो मतलब उससे ना एक काइंड ऑफ एक अभी ऐसा माइंड हो गया, माइंडसेट कि अभी इतना ज्यादा कैश अपने पास नहीं रखना और लीगल वे से रखना है, ओनली कैरी वाइट मनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बड़ी, एक एक माइंडसेट भी चेंज हुआ उस वजह से। यस, किया एक लिमिट तक उनको मतलब इसमें सक्सेस मिला, लेकिन फुल्ली नहीं हम कह सकते कि ये काम भी हुआ था या नहीं, बिकॉज क्योंकि कंट्री हमारी इंडिया है, तो ऑफ कोर्स करप्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो ऐसी स्कीम्स सबके लिए तो नहीं हो सकती। तो एक लिमिट तक की ये चीजें हुई थी, लेकिन नॉट फुल्ली हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है वो उनका कंप्लीट अकम्प्लिश किया था उन्होंने। एनी अदर पॉइंट, अगर कोई मैम कंट्री की इंटरनेशनल मतलब इमेज भी अच्छी हो गई थी कि लाइक गवर्नमेंट टेकिंग मेजर्स अगेंस्ट द करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एट सच लेवल। यस राइट। ओके, सो limited currencies. Okay, and that's it for today's session. And now ये आपका डाउट सेशन है। अगर किसी का भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, जो भी आप चीजें हैं वो आप क्लियर कर सकते हो भी। ओवरऑल क्या डाउट्स आपके पूरे सेशन में है? एंड आई नो आज पूरा जो सेशन था वो थोड़ा बोरिंग लगा होगा आप सबको, बिकॉज वो थ्रेटिकली बेस्ड था, तो प्रैक्टिकल कुछ था नहीं, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया ये टॉपिक, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें क्लियर करनी बहुत जरूरी थी। कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको करवाया नहीं, नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ दिया, बिकॉज अगर वो करते तो बहुत टाइम ओवर हो जाता और आप बहुत ज्यादा बोर भी हो जाते। दैट्स वाई मैंने सोचा पहले एक्टिविटी कर लेते हैं एंड देन आपकी तरफ से कुछ पॉइंट आएंगे और सारे फोकस भी हो जाएंगे। किसी का कोई डाउट हो? ओके, एक चीज, वैसे तो मोस्टली सारे सेशन लेफ्ट ही करके चले गए हैं, मुझे तो लगता नहीं इतना ज्यादा भी बोरिंग नहीं था वैसे। तो
ज़्यादा लंबा थोड़ा-सा हो गया, लेकिन लेफ्ट करके चले गए हैं टाइम से पहले ही। तो एक क्वेश्चन था मेरा सबके लिए, क्या एक्चुअली में जो भी हमारे सेशन चल रहे हैं, आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं ये? मतलब आपको कुछ ऐसी नॉलेज या ऐसे टॉपिक्स जो आपके पहले नहीं क्लियर थे, अभी क्लियर हो रहे हैं ये सेशन से? एंड वन मोर थिंग, क्या इससे भी ज्यादा डेप्थ में या इससे भी ज्यादा ज्यादा चीजें क्लियर करना चाहते हो आप? ठीक है, वी ऑल्सो वांट कि आपको प्रैक्टिकल टास्क हम बहुत ज्यादा करवाएं, ठीक है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवा रहे हैं कि आप कोई भी सेक्टर में इन फ्यूचर जाते हो, कॉर्पोरेट में जाते हो, बैंकिंग में जाते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम ये टर्म्स क्लियर हो उससे पहले कि हाँ, ये हम ट्रेनिंग में चीजें हमने देखी थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको तब तक याद रहे ना रहे, ठीक है, लेकिन आपको पता होंगी कि हाँ, ऐसी चीजें थी, हमने सुनी हुई है, हमें कुछ ना कुछ पता है, आपको कोई एग्जांपल याद रह जाए, यहाँ पे कोई एक्टिविटी की याद रह जाए, डिस्कशन याद रह जाए, बस बेसिकली हमारा यही मोटिव है। एंड आपकी हर फीडबैक को वेलकम करते हैं हम, एंड आपके बेनिफिट जितना ज्यादा हो इस ट्रेनिंग से, वही हमारा भी ऑब्जेक्टिव है। दैट्स वाई मैं आपसे इस फीडबैक के लिए पूछ रही थी, ठीक है। एनी टाइम एनी फीडबैक, चाहे वो नेगेटिव की ही क्यों ना हो, आप बता सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। नेगेटिव होगी देन हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, कोई भी इशू हो जाए, ठीक है। कुछ इशू होते हैं जो हमारी तरफ से चलो नहीं हम कंट्रोल कर पाते, कई बार मेरी तरफ से नेटवर्किंग का इशू आ जाता है, ऐसी चीजें आ जाती हैं, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ उसको फिक्स करने के लिए, लेकिन थोड़ा वेदर इशू करके भी हो जाता है। अदरवाइज मेन जो हमारा टॉपिक है उस पे फोकस, और उसमें नहीं कोई इशू होना चाहिए। आई वांट कि अगर मैं आपको 10 स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ, वहाँ पे जो भी एक एक वर्डिंग लिखी है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो वो चीज, एंड आप उस पे और स्टडी भी करो, सिर्फ यहीं पर चीजें देख के नहीं जाओ। कुछ अगर टॉपिक यहाँ पर मिल रहे हैं उसके बारे में और रिसर्च करो, और चीजें उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। यस प्रिया। मैम मतलब जब इंटर्नशिप ज्वाइन हुई थी तो विपुल सर जैसे बोल रहे थे लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सेल और लाइक कुछ सॉफ्टवेयर का वर्क वगैरह सिखाएंगे, तो क्या मैम उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? यस, वो भी चीजें होंगी, जैसे आपका यस्टरडे एक में भी पूरा सेशन हुआ था, ठीक है, ऐसे ही आपका प्रैक्टिकल होंगी चीजें। मैम हाँ एक्चुअली वो जी। मेरा सेशन स्किप हो गया था बिकॉज मैम मैसेज मतलब आपने तो टाइमली किया था बट माइंड में था कि 7 PM से होगा, मैसेज चेक नहीं किया, दैट्स वाई वो स्किप हो गया। ओके, तो ऐसे मतलब सेशन ऐसे ना सर एक्सटर्नल बेसिस पे भी ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं, दैट्स वाई हम पूरा हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा आपको और प्रैक्टिकल करवाएंगे। आप इफ यू वांट कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या ऐसे चीजें वो सारी आपकी क्लियर होंगी, एंड ये सारी पहले ही अगर आपसे कमिटमेंट हुई है देन वो होंगी कंप्लीट, ठीक है। तो अदरवाइज मैं भी डिस्कस करूंगी सर के साथ, एंड कोई और किसी का डाउट हो, इफ नॉट देन आप लीव कर सकते हो।